इस वीडियो में ननार्वे जो कि द फ्लैश सीरीज का एक कैरेक्टर है उसकी पूरी कहानी को कैप्चर किया गया है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूम को हराने के बाद फ्लैश पूरी सिटी में घूम रहा था अपने नए दुश्मन की तलाश में, लेकिन वहाँ कहीं भी उसे कोई मिल नहीं रहा था, जबकि वो जानता था कि प्रॉब्लम उसका पीछा कैसे छोड़ सकती है। दूसरी तरफ जब सीन चेंज होता है तो हम वहाँ पर कई सारे ऑफिसर्स को देखते हैं। ये सभी एक बहुत बड़ी लेक पर जाल बिछाए हुए थे। यहाँ पर पूरे लेक पर लेजर लाइट्स लगी हुई थी जो कि किंग शार्क को पकड़ने के लिए होती है। अब ऐसे ही कुछ देर इंतजार करने के बाद वो उसे खाने का लालच देते हैं, लेकिन अभी भी ननार्वे उस लेक के अंदर से बाहर नहीं आया था। ये लोग समझ चुके थे कि ननार्वे यहाँ पर नहीं है, शायद वो यहाँ से भाग चुका है। इस कारण से अब वो उस लेजर लाइट को बंद करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इतना करने की ही देरी थी कि ननार्वे तुरंत ही लेक से बाहर आता और सभी को मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। यहाँ तक कि रीइंफोर्समेंट भी सही टाइम पर वहाँ तक पहुंची नहीं थी। दूसरी तरफ अपने दुश्मन से बेखौफ फ्लैश अभी भी अपने लैब में आराम से बातें कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी से मार्क्स वहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो फ्लैग से ननार्वे के बारे में पूरी बातें बताता है। और इसके बाद जब वो ननार्वे की बॉडी पर लगा ट्रैकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ननार्वे ने तो वो ट्रैकर ऑलरेडी तोड़ दिया है और ये उसने सिटी के बीच में किया था और ये वही जगह थी जहाँ पर फ्लैश का घर और लैब होता है। साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ननार्वे फ्लैश को खत्म करना चाहता है। वो बताते हैं कि ननार्वे बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि मशीन्स भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन अब फ्लैश कहता है कि मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं, मैंने तो एक्वामैन के दुश्मन तक को हराया है तो इसे भी मैं हरा ही दूंगा। अब इसके बाद वो ननार्वे की और जानकारी के लिए विल से पूछता है, जिसके बाद डॉक्टर विल उसे बताता है कि असल में ननार्वे एक मरीन लैब में काम करता था और उसका असली नाम से है और एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के चलते उसके ब्लड में किसी प्रकार के चेंजेस आए, उसी की वजह से वो एक शार्क में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद उसने जूम की आर्मी ज्वाइन की जहां उसे किंग ऑफ शार्क की पोजीशन मिली और अब वो जूम के खातिर फ्लैश को खत्म करना चाहता है। लेकिन विल उसे ये भी बताता है कि वो बहुत ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकता, उसे कुछ देर तक बाहर रहने के बाद वापस से पानी के अंदर जाना होता है। तो ये चीज सुनते ही फ्लैश विल से कहता है कि किसी भी तरह उसकी लोकेशन का पता लगाओ और उसके बाद वो मार्क से कहता है कि आर्मी के साथ मिलकर एक एम्बुश तैयार करो, हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। अब उनके जाने के बाद सिस्को जब इस चीज पर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि से की वाइफ भी उसी के साथ मरीन लैब में काम करती थी और वो अभी भी वहीं पर काम करती है। साथ ही ननार्वे की वाइफ की रिसेंट हिस्ट्री ये बता रही थी कि उसे शार्क में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। अब सिस्को ये समझ चुका था कि वहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती है, इसीलिए वो तुरंत ही मरीन लैब की तरफ निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि सिस्को और कैप्लिन दोनों ही मरीन लैब में पहुंच चुके थे। वहाँ पर सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद ननार्वे की वाइफ तानिया उन्हें जवाब देती है कि ननार्वे को कैंसर था और वो ज्यादा दिनों तक जीने वाला नहीं था, लेकिन जब वो पार्टिकल एक्सेलरेटर वाला एक्सीडेंट हुआ तो रेडियो एक्टिव वेव्स के कारण उसके ब्लड में चेंजेस हो गए और 3 दिन के अंदर ही वो पूरी तरह से शार्क में कन्वर्ट हो गया, मगर इसी के चलते आज वो जिंदा है। अब यहाँ पर सिस्को उससे उस पार्टिकल एक्सेलरेटर वाले इंसिडेंट्स की फाइल मांगता है, ये कहकर कि शायद इससे हमें कोई जानकारी मिल जाए, पर जब वो फाइल चेक करते हैं तो उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बहुत रात हो चुकी थी और फ्लैश अभी तक सिटी में घूमते हुए ननार्वे का पता लगा रहा था, लेकिन अब तक उसे ननार्वे का कोई पता नहीं मिला था, इसीलिए अब वो अपने घर वापस लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी वाले जब एक जगह पर नजर बनाए हुए थे तभी ननार्वे वहां पर आता है और यहाँ पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए आ नहीं पाता और ननार्वे उन सभी को मार देता है। इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फ्लैश अभी अपने भाई के कॉलेज प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर रहा था, तभी वहाँ पर ननार्वे अटैक कर देता है, लेकिन उसको फ्लैश की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी और यहाँ पर फ्लैश अभी अपने नॉर्मल कपड़ों में था, इस कारण से ननार्वे उसे ढूंढ नहीं पाता। पर तभी हम देखते हैं कि बेरी यानी कि फ्लैश तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करके स्ट्रीट की तरफ लौट आता है, जिससे कि ननार्वे भी वहां पर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ननार्वे कह रहा था कि जूम तुम्हें खत्म करना चाहता था और उसकी ये इच्छा अब मैं पूरी करूंगा। वैसे हम देखते हैं कि फ्लैश यहाँ पर ननार्वे का मजाक उड़ा रहा था और वो उसके आसपास घूमने लगा था, लेकिन ननार्वे को इस बात पर गुस्सा आता और वो फ्लैश को बहुत ताकत से एक पंच मारता है, जिस वजह से फ्लैश दूर जाकर गिरा था। यहाँ ननार्वे उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फोर्सेस को लोग वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद ननार्वे वहां से लौट जाता है। अब अगले सीन में हम लैब के अंदर आते हैं जहां पर कैप्लिन बता रही थी कि सभी शार्क के अंदर एक खास तरह की एबिलिटी होती है जिस कारण से वो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा सकते हैं और इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी फ्लैश के अंदर तेज भागने के कारण पैदा होती थी और इसी कारण से ननार्वे को फ्लैश के घर का पता लगा था। अब इस चीज को समझते हुए और थोड़ा सोचने के बाद एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है और यहाँ पर आर्मी और फ्लैश दोनों ही साथ में मिलकर काम कर रहे थे।
हम देखते हैं कि उन्होंने फ्लैश का एक क्लोन तैयार किया था सिर्फ और सिर्फ ननार्वे को बेवकूफ बनाने के लिए। यहाँ पर पानी के ऊपर वो उसी डमी फ्लैश को खड़ा कर देते हैं और हम देखते हैं कि ननार्वे इस जाल में फंसते हुए उस डमी को पानी के नीचे ले आता है। अब इन लोगों को अपना प्लान कामयाब होते हुए दिख रहा था, लेकिन अचानक से ननार्वे डमी को छोड़ देता है और डमी फिर से ऊपर आ जाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि शायद ननार्वे को पता चल चुका है। अब इसके बाद वो लोग कुछ सोच पाते हैं इससे पहले ही ननार्वे पानी के अंदर से बाहर आ जाता है। यहाँ पर सोल्जर अपनी गन्स का यूज कर रहे थे, लेकिन उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उस पर उनकी गोलियों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फ्लैश जानता था कि ननार्वे उसी के पीछे आएगा, इस कारण से वो पानी के ऊपर भागने लगता है। अब जैसे फ्लैश ने सोचा था वैसा ही होता है, ननार्वे उसका पीछा कर रहा था और हम देखते हैं कि फ्लैश पानी में गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है और ऐसा वो ननार्वे के आसपास कर रहा था। इसकी वजह से पानी के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड पूल क्रिएट हो जाता है और साथ ही फ्लैश इतनी तेजी से घूम रहा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज फ्लैश ननार्वे पर करता है, जिस वजह से यहाँ पर ननार्वे को इंटरनली बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच चुकी थी। और इसके बाद मार्क्स के लोग ननार्वे को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लैश को बताया जाता है कि ननार्वे को पकड़कर एक एक्वेरियम में रखा जाएगा, जहाँ पर उसी की वाइफ तानिया उसके ऊपर रिसर्च करेगी, जिससे पता चल सके कि उसे ठीक कैसे करना है या फिर शायद उन्हें इस चीज से कोई और नई जानकारी मिल सकती है। हम देखते हैं कि सिस्को अभी भी ऐसे एंटीडोट पर काम कर रहा था जो कि सामने वाले की पावर को कम कर सके और फाइनली वो इस चीज में कामयाब हो जाता है। उसने एक ऐसी दवाई बना ली थी जिसके जरिए वो ननार्वे की पावर को कम कर सकते थे। इससे खतरा तो खत्म हो जाता, लेकिन ये दवाई बनाने के बाद कैप्लिन कह रही थी कि हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसे पहले चेक करना होगा। लेकिन फ्लैश कहता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हम सीधा ननार्वे पर इसे चेक कर सकते हैं। वैसे ये बात जब आर्मी के लीडर को पता चलती है कि ऐसी कोई दवाई है जिससे वो ननार्वे की पावर को वापस से कम करके उसे नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं, तो इस पर वो बहुत खुश होती है। और साथ ही यहाँ पर तानिया बता रही थी कि वो ऐसा डिवाइस बना रही थी जिससे वो लोग ननार्वे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो कम्युनिकेट करने के बाद वो ननार्वे से वो पावर लेकर किसी और के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस चीज पर आर्मी की लीडर खुश होते हुए उसे उस ग्रुप का लीडर बना देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तानिया यहाँ पूरे ग्रुप को लेकर उस डिवाइस के बारे में बता रही थी। ये डिवाइस नर्वस सिस्टम की वेव्स का पता लगाता है। इस चीज से वो ननार्वे की बातों को कुछ हद तक समझ सकते थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ननार्वे से कनेक्ट कर रहे थे और उसे वो पूरी डिटेल्स में बता रहे थे कि कैसे वो ननार्वे की पावर्स लेकर किसी और में भेज सकते हैं, जिससे कि वो फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और साथ ही फिर से वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी पाएगा। वैसे इसके बाद तानिया उस लेजर लाइट को हटा देती है और अब जब ननार्वे पानी के अंदर से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसने एक डिवाइस पहन रखा था जिससे तानिया उसके नर्वस सिस्टम के वेव्स का पता लगाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ननार्वे पूछ रहा था कि वो किस तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन तभी फ्लैश आगे बढ़ता और उसे देखते ही ननार्वे को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत उस डिवाइस को उतार कर वहीं पर फेंक देता है और वापस से पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर तानिया कह रही थी कि फ्लैश से उसकी नफरत बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर सिस्को और कैप्लिन कहते हैं कि हम इस डिवाइस पर और ज्यादा काम करेंगे और उसे और ज्यादा एडवांस बनाएंगे। इसके बाद अब वो लौट चुके थे अपने काम पर और कुछ समय के मेहनत के बाद वो इस तरह का डिवाइस भी क्रिएट कर लेते हैं और अब बस उसकी टेस्टिंग बाकी थी। यहाँ पर उन्हें खबर मिलती है कि अभी ननार्वे कहाँ पर है, तो तुरंत ही वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जैसे उन्हें ननार्वे दिखता है तो वो सबसे पहले उसे वो डिवाइस पहना देते हैं। इस चीज से ननार्वे बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइस के अंदर से आवाज सुनते ही ननार्वे शांत हो जाता है, मगर अचानक से ही वो सिस्को को उठाकर पकड़ लेता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा टाइट पकड़े हुए था और साथ ही कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उसे छोड़ेगा। ये देखते हुए फ्लैश तुरंत ही उस खास एंटीडोट के इंजेक्शन को लेता है और ननार्वे को लगा देता है। ऐसा वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन बिना टेस्टिंग के ऐसा करना गलत था। अब इस इंजेक्शन के लगते ही ननार्वे अचानक से उसी तालाब में गिर गया था, मगर थोड़ी देर में वो वापस लौटता है और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी शार्क से कन्वर्ट होकर वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ रही थी। इसके बाद जब ननार्वे की आंख खुलती है तो वो लैब के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आकर वो और भी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी वो तानिया को दिखता है और अपना गुस्सा शांत करता है। यहाँ पर वो ये चीज देखकर शॉक था कि उसकी पूरी बॉडी वापस से इंसानों जैसी बन चुकी है, लेकिन तभी कैप्लिन उसे बताती है कि ऐसा हमेशा के लिए नहीं है। अभी उन्होंने इतना पावरफुल एंटीडोट नहीं बनाया कि वो पूरी पावर को खींच सके और साथ ही ननार्वे के अंदर अभी भी एनिमल हार्मोन्स मौजूद हैं। इस कारण से वो कुछ टाइम में वापस से अपने शार्क फॉर्म में लौट आएगा। लेकिन यहाँ पर कैप्लिन कहती है कि चिंता की बात नहीं है, हमें पता है कि एंटीडोट कैसे बनानी है, तो हम अब इससे भी ज्यादा पावरफुल एंटीडोट बना सकते हैं जो कि परमानेंट काम करेगी।
वहीं पर डॉक्टर विल खड़ा था। वो ननार्वे से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने किए गए काम याद है, जिस पर ननार्वे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, बस मुझे हल्की फुल्की सी झलक दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने हर गुनाह की सजा कबूल करता हूँ। इसके बाद विल उससे पूछता है कि तुम वहां से भागे क्यों, जबकि हम तो तुम्हें कुछ नहीं कर रहे थे, बस हम तुमसे बात करना चाहते थे। इस पर ननार्वे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लग रहा था जैसे मैं खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। अब वो कहते हैं कि जल्द से जल्द दवाई बनाकर हमें इसे दे देनी चाहिए, जिससे ये फिर से नॉर्मल हो सके, और इतना कहकर अब वो वहां से चला जाता है। मगर तभी सिस्को और कैप्लिन उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें उस एंटीडोट देकर गलती की, क्योंकि ऐसे बिना चेक किए हुए एंटीडोट किसी को देना गलत है। मगर यहाँ पर फ्लैश कह रहा था कि उसने ये सब सिस्को को बचाने के लिए किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्को और कैप्लिन बात कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग उस कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे जिसका यूज तानिया ने किया था। कैप्लिन बता रही थी कि वो डिवाइस खराब नहीं है, बल्कि कोई अननोन पावर उसे रोक रही थी और उसके सभी वेव्स को कंट्रोल कर रही थी। अब तभी वहाँ पर फ्लैश आता और हम देखते हैं कि वो अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर सिस्को उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए उसे पंच करता है और उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और फ्लैश अब सिस्को के पीछे जा रहा था, मगर यहाँ पर इसी बीच कैप्लिन उस डिवाइस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और जब फ्लैश वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि कैप्लिन वो डिवाइस किसी गोरिल्ला को दे रही थी। वहाँ जैसे ही फ्लैश पहुँचता है तो कैप्लिन भी उस पर अपनी आइस पावर से अटैक करती है और अब वो गोरिल्ला भी वहां से चला गया था और कुछ देर में सिस्को और कैप्लिन नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे उस गोरिल्ला का नाम हमें ग्राउड पता चलता है और उसके पास साइकिक पावर है, जिनकी मदद से वो दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लैब में बैठे हुए थे। यहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि आखिर वो ग्राउड का पता कैसे लगाए। अब यहाँ पर वो ट्रैकर चेक करते हैं जो उस डिवाइस के अंदर लगा हुआ था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ग्राउड पहले ही सिटी के सारे सेंसर खराब कर चुका है, जिस कारण से उस डिवाइस का पता लगाना अब नामुमकिन है। इसके बाद फ्लैश लीडर से पूछता है कि सिटी के अंदर कई सारे पावर ब्लॉकर लगे हुए हैं, अगर हम उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं तो हम उस साइकिक पावर को रोक सकते हैं, जिसके बाद से वो किसी भी ह्यूमन पर अपना कंट्रोल फिर से कर नहीं पाएगा। लेकिन अब लीडर बताती है कि कुछ साल पहले जब फ्लैश की उससे एक दुश्मन के साथ फाइट हो रही थी, उसी बीच सिटी के अंदर सारे ब्लॉकर बंद हो गए थे। दरअसल इसका कारण था पावर सप्लाई का कट हो जाना, और इतने ही देर में ग्राउंड ने अपनी पावर से वहां के सिक्योरिटी को अपने वश में कर लिया और उसके बाद उसका कंट्रोल वहां पर भी बन गया। इससे साफ पता चल रहा था कि ग्राउंड की ये बहुत लंबी और सोची समझी साजिश थी। इसके लिए उसने बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रखी थी। यहाँ पर कैप्टन कह रही थी कि ग्राउंड ने सच में बहुत सोच समझकर हर कदम रखा है। हम जब ननार्वे पर उस डिवाइस का यूज कर रहे थे तब ननार्वे इसी कारण से हमारी बातों को सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि ग्राउंड उसे रोक रहा था। ये तो कमाल की बात है कि ननार्वे ने अपने माइंड को इस तरह से कंट्रोल किया कि वो उसकी बातों में नहीं आया। वैसे कैप्लिन ने ये चेक किया था कि जो पिछला डिवाइस जो कि तानिया ने बनाया था वो खराब नहीं था, वो भी वर्क कर रहा था। यहाँ पर फ्लैश पूछता है कि जब वो वर्क कर रहा था तो गोरिल्ला ने उसे क्यों नहीं चुना, क्योंकि वो तो फेंक दिया गया था। अगर वो चाहता तो उसे भी उठा सकता था। उसे इस तरह से प्लान करके यहाँ घुसकर इस नए वाले को लेने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर कैप्लिन बताती है कि इसमें उसकी बहुत बड़ी चाल थी। वो चाहता था कि हम उस डिवाइस से भी ज्यादा पावरफुल डिवाइस बनाएं, जिससे वो बड़े लेवल पर वेव्स को भेज सके, और अब जिस चीज का डर था वही होता है। ये बात बिल्कुल सही थी। वहाँ पर ग्राउड उस पावर से सारे सिटी में मैसेज भेजता है। सभी को ये बात सुनाई दे रही थी। ग्राउड कह रहा था कि कुछ ही मिनट के बाद सिटी में सभी लोग उसके कब्जे में आ जाएंगे। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उससे बच पाए, क्योंकि वो सारे लोगों के माइंड पर अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर फ्लैश कहता है कि हम इस तरीके से हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, इसीलिए अब वो तुरंत ही निकल पड़ता है। अभी उसे ग्राउड के सर से उस डिवाइस को निकालना था। वो ग्राउड के पास पहुंचकर उसके आसपास घूमने लगता है और इसके बाद वो उसे बहुत तेज पंच मारता है, जिसकी वजह से ग्राउड बेहोश हो चुका था। जिसके बाद फ्लैश उसके पास जाता है और उस डिवाइस को निकालने लगता है, लेकिन तभी ग्राउड को होश आ जाता है और वो फ्लैश को बहुत तेज पंच मारकर दूर फेंक देता है। यहाँ पर फ्लैश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आगे हम देखते हैं कि जब वहाँ पर से ये सब चीज देखता है तो वो सभी से कहता है कि उसे वापस से अपने शार्क फॉर्म में आना होगा, तभी वो सभी लोगों को बचा पाएगा, वरना सारे लोग मारे जाएंगे। इस चीज में बहुत खतरा था, इसीलिए कैप्लिन सिस्को और बाकी लोग से को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इसके बाद वो लोग फिर से उसे नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके ब्लड पार्टिकल के साथ ज्यादा खिलवाड़ करना गलत है। लेकिन यहाँ पर से को अपनी चिंता नहीं थी, वो पूरी सिटी को बचाना चाहता था।
और अब तक उससे जितनी भी गलती हुई उसे वो सुधारना चाहता था। इसके बाद उसे फिर से तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने शार्क फॉर्म में वापस से आ चुका था और वो ये बात जानता था कि वो कभी अब फिर से नॉर्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इस बात की चिंता ना करते हुए वो सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ग्राउड और फ्लैश की फाइट चल रही थी। उसके वहां पर आते ही उन दोनों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कभी 99 ग्राउड को दूर फेंक रहा था तो कभी ग्राउड 99 पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इस सब के बीच में वो एक बिल्डिंग पर आ चुके थे। यहाँ पर 99 की हालत अब खराब हो रही थी। हम देखते हैं कि ग्राउड उसे किसी तरह से नीचे गिराता है और उसे पकड़कर एक क्रेन से लटका देता है। वो बहुत ही ऊपर लटका हुआ था। इस चीज का पता चलते ही लैब से कैप्लिन फ्लैश से कहती है कि जाकर उस क्रेन पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करो और ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है और यहाँ पर 99 और ग्राउड दोनों ही नीचे गिर पड़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 99 पहले ही ग्राउड को पंच मारकर दूर फेंक देता है जहाँ पर ग्राउड बेहोश हो गया था और जल्दी से 99 जाकर उसके सर से वो डिवाइस निकाल लेता है, जिसके साथ ही यहाँ पर 99 और फ्लैश की जीत हो चुकी थी। उन्होंने इस पूरी सिटी को बचा लिया था। अब सारे सिटी वाले तो खुश थे, मगर 99 को अपनी सारी जिंदगी अब इसी तरह से शार्क बनकर बितानी होगी। अब बस उसके पास वो डिवाइस था, इसीलिए वो अपनी वाइफ तानिया से बात कर सकता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।